लेकिन मेरा सीक्रेट ट्रांसमीटर बंगले पर ही था। मुझे उसे हर हालत में अपने साथ ले जाना था। मैंने कुछ सोचने के बाद ऐसी अदाकारी की कि जैसे मैं कुछ घर भूल आया हूँ और अपनी जेबें टटोलने लगा। मैंने इंतहाई माजरत पेश करते हुए कहा कि बदकिस्मती से मैं अपना ID कार्ड बंगले पर ही भूल आया हूँ। वर्मा साहब ने ऐनक के शीशों के पीछे से मुझे हैरत और नापसंदीदगी की निगाहों से देखा और बोले, कैप्टन मेहता, तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने चेहरे पर खिफ़त और शर्मसारी के तासुरात पैदा करते हुए कहा, क्षमा कीजिए वर्मा साहब, मुझसे भूल हो गई। नाश्ता करने के बाद सरहाने के नीचे से ID कार्ड उठाना भूल गया। मैं अभी 1 मिनट में जाकर ले आता हूँ। वर्मा साहब ने उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें घर में किसी को नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो और कब जा रहे हो। हम खुद रात को तुम्हारे घर इत्तला कर देंगे। मैंने कहा, यस सर, आई नो सर। और ये कहकर मैंने सीक्रेट फाइल लिफाफे में डालकर बगल में दबाई और नमस्कार करता हुआ वर्मा साहब के ऑफिस से बाहर आ गया। रेल का टिकट और करेंसी नोट मैंने पहले ही संभाल कर अपनी जेब में रख लिए थे। फाइल मैंने अपनी दराज में ताला लगाकर बंद कर दी और खुद गाड़ी पकड़कर सीधा अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि नागपुर से एयरफोर्स के तैयारे पर सवार होते हुए अगर मेरी स्क्रीनिंग की गई तो मेरी जेब में पड़ा या ब्रीफकेस में छुपा कर रखा हुआ ट्रांसमीटर जाहिर होकर सारा खेल चौपट कर देगा। कभी ख्याल आता कि एयरफोर्स के तैयारे में सवार होते वक्त शायद मेरी तलाशी नहीं ली जाएगी, मगर मुमकिन है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर मेरी स्क्रीनिंग की जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ट्रांसमीटर को साथ ले जाने की कोई दूसरी तरकीब सुझाई नहीं दे रही थी और उसे साथ ले जाना भी जरूरी था। यही सोचते सोचते मेरा बंगला आ गया। माता जी और माला किचन में थी। मैंने जैसे परेशानी के साथ माता जी से कहा कि मैं अपना ID कार्ड भूल आया था और तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। चीजों को यूं ही इधर उधर पलटने लगा। माता जी भी अंदर आ गईं। कहाँ रखा था पुत्र तुमने कार्ड? मैंने कहा, यहीं सरहाने के नीचे रखा था। आप उस अलमारी में तलाश करें, मैं ड्राइंग रूम में देखता हूँ। माता जी को अपने कमरे की तलाशी के काम पर मामूर करके मैं ड्राइंग रूम में आ गया। जो ही कार्निस पर रखी किताबों को उठाकर देखा, माला किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मौका अच्छा था, मैं लपक कर बंगले के अकबी लॉन में आ गया। लंबे लंबे डग भरता बरामदे के कोने पर रखे लकड़ी के गमले के पास जाकर बैठ गया। दीमक खुर्दा लकड़ी को एक तरफ हटाया और मिट्टी में से छोटे से ट्रांसमीटर को निकाल कर जेब में रखा। लकड़ी को फिर से गमले के साथ चिपकाया और उसी तरह लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि भोली भाली माता जी मेरी अलमारी में से किताबें निकाल कर देख रही थी। मैंने जाते ही खुश होकर कहा, मिल गया कार्ड माता जी, बाहर वाली कार्नस पर पड़ा था। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ। मैं तेजी से बंगले से निकलकर अपनी गाड़ी में सवार हुआ और दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक निस्बतन वीरान जगह पर गाड़ी खड़ी करके मैंने ट्रांसमीटर को साफ करके कोट की अंदर वाली जेब में रख लिया। फिर बाहर निकलकर गाड़ी का बोनट उठाकर इंजन देखने लगा। यूं जाहिर किया जैसे गाड़ी में कोई नक्श पैदा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। चंद सेकंड के बाद मैंने बोनट बंद कर दिया, रुमाल से हाथ साफ किए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दफ्तर में आते ही मैंने वर्मा साहब को फोन पर बता दिया कि मैं ID कार्ड ले आया हूँ। उन्होंने कहा कि 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। मैंने यस सर कहा और फोन बंद हो गया। शायद वर्मा साहब मुझे मेरे खुसूसी मिशन पर रवाना करने से पहले जरूरी ब्रीफिंग देना चाहते थे। मुझे क्या एतराज हो सकता था, मगर ट्रांसमीटर की वजह से दिल को एक तशवीश सी लगी हुई थी। मैंने उसे अपने कोट की जेब में ही रखा हुआ था। मेज के दराज या अलमारी में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। खुदा खुदा करके शाम के 4 बजे मैं वर्मा साहब के ऑफिस में आ गया। उस वक्त भी खुफिया ट्रांसमीटर मेरी जेब में था। एक धड़का सा लगा था, अगर वर्मा साहब को किसी तरह पता चल गया कि मेरी जेब में एक खुफिया ट्रांसमीटर है तो जाहिर है मेरी मौत अजियतनाक मौत यकीनी थी। मुझे खतरा भी था कि कहीं वर्मा साहब के कमरे में खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात न लगे हों जिसकी लहरें मेरी जेब में छुपे हुए ट्रांसमीटर का राज फाश कर दें, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। वर्मा साहब ने मुझे बाज दफ्तरी उमूर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताईं और कहा, कैप्टन, चूंकि तुम इससे पहले भी एक बार कन्याकुमारी जा चुके हो, इसलिए तुम्हें नेवल डाकिया की तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा CID ऑफिसर नाथन कस्टम इंस्पेक्टर के रूप में वहाँ नया गया है। उसकी और जो आदमी तुम्हें नागपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगा उसकी तस्वीर दिखाई देता हूँ। फिर वर्मा साहब ने मेज की तरह से एक फाइल निकाल कर मुझे नागपुर पर मिलने वाले आदमी और कन्याकुमारी के कस्टम इंस्पेक्टर नाथन की तस्वीर दिखाई। भोले तुम्हारे घर रात को इत्तला कर दी जाएगी। उस वक्त तुम्हारी गाड़ी दिल्ली से बहुत दूर निकल चुकी होगी। वर्मा साहब ने चाय मंगवाई और आधे घंटे तक मुझसे रूसी एटमी आबदोज और उस पर लादे जाने वाले यूरेनियम की खेप के बारे में बातें करते रहे। कहने लगे, यूरेनियम की मात्रा ज्यादा नहीं है, यही कोई 2 किलोग्राम होगी, मगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खजाने से ज्यादा कीमती है। तुम्हें तो मालूम ही है कि पाकिस्तान में भी एटम बम बनाने के प्रयास हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अवश्य हो गया है कि हम भी जितनी जल्दी हो सके परमाणु बम बना डालें। हमारे पास यूरेनियम की कमी थी
जैसे हमारे दोस्त रूस ने पूरा कर दिया है। मैंने यूं ही कुरेदने के ख्याल से सवाल किया, सर क्या हम परमाणु आबदोज के वसीले से ही यूरेनियम गुजरात के साहिल तक नहीं पहुंचा सकते? वहां से भाभा एटमी रिएक्टर तक ज्यादा फासला नहीं है। वर्मा साहब मुस्कुराए और कहने लगे, इन बातों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कैप्टन मेहता कि काठियावाड़ पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ सबोताज का ज्यादा खतरा है। हम तो कन्याकुमारी में भी यूरेनियम को उस वक्त तक आबदोज से निकाल कर एरोप्लेन पर नहीं ले जा रहे जब तक कि हमें अपनी इंटेलिजेंस की जानिब से ऑल क्लियर यानी सब अच्छा है का सिग्नल नहीं मिल जाता। इसलिए तो खास तौर पर तुम्हें वहाँ भेजा जा रहा है। वर्मा साहब ने खास तौर पर मुझे हिदायत की कि मुझे कन्याकुमारी पहुंचते ही अपने तौर पर और अपनी मर्जी के मुताबिक इलाके में पाकिस्तानी सलोनी या अमरीकी जासूसों का खोज शुरू कर देना होगा। हम जल्दी से जल्दी यूरेनियम भाभा एटमी रिएक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं इस फर्ज को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। वर्मा साहब ने कहा, तुम्हारा चुनाव इसलिए किया गया है कि तुम हिंदी संस्कृत के अलावा केरल की मलयालम और तमिल जबानें भी जानते हो। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान से मुझे अचानक मेरे ट्रांसमीटर पर कोई सिग्नल मिलना शुरू हो जाए और ट्रांसमीटर से टोन की आवाज आने लगे तो मेरा क्या हशर हो। मुझे इस ख्याल से ही झुरझुरी सी आ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए अपने बाजू को कोट की जेब से लगा लिया। पाकिस्तान से सिग्नल आने का वक्त मुकर्रर था, यानी 11 अक्टूबर की रात 10 बजे। उससे पहले मेरा बॉस ये गलती हरगिज नहीं कर सकता था। 5 बजे के करीब उठकर अपने कमरे में आया। मैंने जरूरी कागजात और शेफ का सामान जो मेरे ऑफिस के बाथरूम में रखा था ब्रीफकेस में संभाल कर रख दिया। कपड़े वही थे जो मैंने पहन रखे थे। इनका बंदोबस्त भी कन्याकुमारी में ही जाकर किया जाने वाला था। जाहिर है ये बंदोबस्त हमारे अपने आदमी कस्टम इंस्पेक्टर नाथ ने करना था। 6:30 बजे सुजाता का फोन आ गया। मुझे 4:30 बजे के बाद किसी का फोन सुनने की इजाजत नहीं थी। मेरे स्टेनो मुकुंद लाल ने फोन उठाया और कह दिया कि मैं जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ। बाद में उसने बताया कि सुजाता का फोन था। मैं हूँ कहता हुआ उठा। ब्रीफकेस को एक बार फिर खोल कर देखा। तमाम कागजात चेक किए। बटवा खोलकर अपने इंडियन इंटेलिजेंस वाले आईडी कार्ड को देखा। इतने में वर्मा साहब अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गए। कैप्टन गुड लक। फिर मेरे कान के करीब मुंह लाकर बोले, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम प्रधानमंत्री के खास मिशन पर जा रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट फोन नंबर दे दिया है। तुम जब चाहो जहां से चाहो मेरे साथ संपर्क कायम कर सकते हो। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी और माता को इत्तला भी मिल जाएगी। ठीक है, गुड लक कैप्टन। वर्मा साहब ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दफ्तर के बरामदे के साथ ही ऑफिस वैगन तैयार खड़ी थी। मैं वैगन की तरफ बढ़ा तो वर्मा साहब ने अचानक कहा, कैप्टन एक बार फिर अपनी चीजें चेक कर लो और हाँ, कोट पतलून की जेबें भी देख लो। वहीं दुश्मन के किसी एजेंट ने तुम्हारी जेब में कोई पेंसिल बम न रख दिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैंने पूरी चेकिंग कर ली है। वर्मा साहब मेरे करीब आ गए। कैप्टन एक बार फिर चेक कर लो। लाओ मैं तुम्हारा कोट चेक करता हूँ। एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मेरे कोट की जेब में माचिस साइज का ट्रांसमीटर खामोश एटम बम की तरह उस वक्त मेरे पास मौजूद था। मैंने फौरन अपनी जेबों को टटोला और कहा, सर मेरी जेब में कोई ऐसी शय नहीं है, शुक्रिया। और मैं तेजी से कदम उठाता हुआ वैगन के पास आ गया। गर्दन मोड़कर वर्मा साहब को नमस्कार किया। उन्होंने गुड लक कहा और चंद लम्हों में वैगन दफ्तर से बाहर निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। अक्टूबर की शाम जल्दी शहर पर छा गई थी। सड़कों, मकानों, दुकानों और बंगलों में रोशनियां हो रही थीं। अगरचे आसमान पर अभी तक गुरूब होते हुए सूरज की रोशनी मौजूद थी। हमारी ट्रेन को दिल्ली ही से तैयार होना था। उसने आधा घंटा देर कर दी। मेरी सीट फर्स्ट क्लास में बुक थी। मैंने प्लेटफॉर्म से एक फिल्मी रिसाला खरीदा और अपनी सीट पर नींद दराज होकर उसका मुताला करने लगा। कंपार्टमेंट में एक मियाँ बीवी भी आकर बैठ गए थे। दोनों नौजवान थे और हिंदू थे। लड़की ने गहने पहन रखे थे और माथे पर सुर्ख बिंदी लगी थी। नौजवान ने प्रणाम करते हुए अपना नाम प्रकाश बताया और बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ उसके मेके नागपुर जा रहा है। मैंने उसे सरसरी अंदाज में बताया कि मैं भी नागपुर में अपने बड़े भैया जी से मिलने जा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैंने उनसे कोई बात न की। मैं अपने रिसाले में मुनहमिक हो गया। कंपार्टमेंट की चौथी सीट खाली थी। गाड़ी चलने लगी तो एक मोटा सिख अपने सामान के साथ कुली को गालियां देता दाखिल हुआ। वो कुली की तरफ 2 रुपए फेंक कर बोला, नठ जाओ इत्थों, नहीं ते तां गुड़ छड्डांगा तैनू। कुली ने 2 रुपए उठाए और बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर गया। ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो गई। रात को मोटे सिख ने टैची केस से दारू की बोतल निकाली और उससे शुगल करने लगा। दारू पीकर उसने बोलियां गानी शुरू कर दी। हिंदू पति पत्नी बेचारे सहमे बैठे थे। हिंदू लड़का खामखा हंस हंस कर सिख की हर अच्छी बुरी बात का जवाब दे रहा था। सरदार जी बड़े मूड में थे। मेरी तरफ भी उन्होंने तवज्जो फरमाई और अपने जूड़े को सर के दरमियान बांधते हुए बोले, लाला जी तुम तो बाऊ साहब हो, कित्थे जाना है?
मैंने बड़ी मुश्किल से सरदार जी को हैंडल किया, फिर सरदार जी सो गए। नागपुर का सफर काफी लंबा था। बहरहाल किसी न किसी तरह ये सफर भी कट गया। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मैं उसी रूट पर से गुजरा था, मगर उस वक्त मैं अपनी हालत में नहीं बल्कि एक सिख के भेस में था। नागपुर के बड़े रेलवे जंक्शन पर ट्रेन रुकी तो मैं ब्रीफकेस उठाए बाहर प्लेटफॉर्म पर निकल आया। मेरी निगाहें अपने महकमे के उस आदमी को तलाश कर रही थी जिसकी तस्वीर मुझे वर्मा साहब ने अपने ऑफिस में दिखाई थी। आखिर उस शक्ल सूरत का आदमी मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने आते ही मुझे प्रणाम किया और बोला, साहब सवारी ले आया हूँ, पधारिए। रेलवे स्टेशन के बाहर एक जाने पुरानी सी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठकर एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। वो सारा रास्ता खामोश रहा। उस वक्त सुबह हो चुकी थी और नागपुर के आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। बाजारों और घरों में जिंदगी के मामूलात आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे। नाश्ता मैंने ट्रेन में ही कर लिया था, शेव भी कर ली थी। शहर से बाहर काफी दूर निकल आने के बाद गाड़ी इंडियन एयरफोर्स के अहाते में दाखिल हो गई। गेट पर गाड़ी को रोका गया। गार्ड्स ने मेरा आईडी कार्ड देखा और गाड़ी को इशारे से अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। ये एक गैर मारूफ सा वीरान एयरपोर्ट था। दाएं जानिब एक बहुत बड़ा हैंगर था। सामने की तरफ एयरफोर्स की 2 वैगनें खड़ी थी। हमारी गाड़ी भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर अंदर सीट पर ही बैठ रहा। एक जानिब से एक वर्दी पोश गहरी सांवली रंगत वाला आदमी लंबे लंबे डग भरता हमारी गाड़ी के पास आया। झुककर उसने मुझसे आईडी कार्ड तलब किया। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर दिखाया। उसने अंग्रेजी में कहा कि मेरे साथ आओ प्लीज। छोटा सा ट्रांसमीटर उस वक्त भी मेरी जेब में ही था। गोया ये एक एटम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था, मगर मैं अपने आज़ाब अपने काबू में रखे बड़े एतमाद और यकीन के साथ कदम उठाता जा रहा था। अगरचे कोट की अंदरूनी जेब के अंदर जहां ट्रांसमीटर छुपा था, उसके नीचे मेरा दिल किसी वक्त अचानक तेज तेज धड़कने लगता। कुछ फासले पर रनवे पर एयरफोर्स का एक छोटा तैयारा खड़ा था। हम उसी तरफ जा रहे थे। मुझे सिर्फ एक ही डर लगा था कि अगर तैयारे में सवार होने से पहले इन लोगों ने किसी तरह मेरी तलाशी ले ली या डिटेक्टर लगाकर मेरी स्क्रीनिंग शुरू कर दी तो क्या होगा। जहीला सिगार मैंने ब्रीफकेस में कागजात के नीचे रखा था। उसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि पहली नजर में उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसमें इंतहाई जुद असर जहर भरा हुआ है। अगरचे जहां मेरी जेब में से खुफिया ट्रांसमीटर बरामद कर लिया जाता तो मेरे लिए फरार की राह नहीं थी। आखिर ये सोचकर मैं अपने दिल को तसल्लियां देने लगा कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं कह दूंगा कि ये मुझे महकमे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि मेरा मिशन ही ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये 2 इंजनों वाला बोइंग तैयारा था। अंदर 50 के करीब आदमियों के बैठने की जगह थी, लेकिन अमले के अरकान और मेरे सिवा वहां कोई और आदमी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तैयारे में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी नहीं ली गई थी। पायलट सिख था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी मौजूदगी में तैयारे में सवार करवाया। फिर सीढ़ी हटा दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया और तैयारे ने रनवे पर दौड़ते हुए हवा में उड़ान भरी और फजा में बुलंद होता चला गया। मैंने खिड़की में से नीचे देखा। नागपुर शहर के मकानात और कारखानों की चिमनियां और पार्कों के दरख्त छोटे होते जा रहे थे। नागपुर हिंदुस्तान के वस्त में है और कन्याकुमारी हिंदुस्तान की जनूबी तिकोन की आखिरी बंदरगाह है। एयरफोर्स का बोइंग तैयारा हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और मजूरा के ऊपर से होता हुआ 3.5 घंटे में कन्याकुमारी के बहरिया के एयरपोर्ट की वीरान सी पट्टी पर उतर गया। यहाँ कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे लेने आया हुआ था। काली रंगत, गुलाबी आंखें, घुंघराले शाहबाल, दुबला पतला, छोटी छोटी मूछें, आंखों में इंतहाई तेज चमक। उसको भी मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई थी। उसने बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। ये मद्रासी था। मैंने उससे मद्रासी में बात की तो वो बड़ा खुश हुआ। हिंदी में बोला, कैप्टन तुमने मद्रासी बोलकर हमारा दिल खुश कर दिया। प्लीज कम विद मी। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर था। आबादी तमिल लोगों की थी। मकानों की छतें जनूबी हिंद के मकानों की तरह ढलानी थी। नारियल, ताड़, केले और इमली के दरख्त सड़कों के किनारे और मकानों के आगे उगे हुए थे। मैं इस लैंडस्केप से पूरी तरह आगाह था। मुझे 2 कमरों वाला छोटा सा क्वार्टर नुमा मकान दे दिया गया। कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे बड़ी राजदारी से साहिल समंदर से दूर एक जंगल का चक्कर लगाकर उस मकान में लाया। यह मकान भी नारियल और केले के दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था। उसके आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन यहाँ तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं होगा, मगर तुम्हें हर शय यहाँ पहुँच जाया करेगी। तुम स्नान वगैरह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो मुझसे तमिल में बात करके बड़ा खुश होता। चुनाचे मैंने भी उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तमिल में बात करने को तरजीह दी। वो चला गया तो मैंने क्वार्टर नुमा मकान के दोनों कमरों का जायजा लिया। कमरे वीरान वीरान थे। सिर्फ एक कमरे में बांस के पलंग पर बिस्तर और मसहरी लगी थी। किचन में एक रेफ्रिजरेटर जरूर पड़ा था। गैस
गैस के सिलेंडर वाला चूल्हा भी मौजूद था। कुछ बर्तन भी अलमारी में रखे थे। बाथरूम मुनासिब था। नाथन जब आया तो अपने साथ बिरयानी के एक पार्सल के अलावा मेरे लिए साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट, खद्दर के कुर्ते पाजामे के 2 जोड़े, मद्रासी चप्पल और रोजमर्रा जरूरियात का दूसरा सामान भी लाया था। वो स्याह रंग का पतला सिगार पीता था। उस वक्त वो वर्दी में नहीं था और उसने सफेद कमीज और पतलून चप्पल पहन रखी थी। जहां मौसम शुमाली हिंद के मुकाबले में गर्म था। कमरे की छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने अब मुझसे मेरे मिशन के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। कन्याकुमारी में इंस्पेक्टर नाथन वाहिद शख्स था जिसे मेरे मिशन के बारे में पूरी मालूमात मुहैया कर दी गई थी। मैंने कोट उतार कर अपने पास ही पलंग पर रखा हुआ था। नाथन बोला, कैप्टन लाओ मैं ये कोट अलमारी में लटका दूं। बेहतर होगा कि तुम ठंडी पतलून या कुर्ता पाजामा पहन लो। वो मेरा कोट उठाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर खुद ही कोट उठा लिया और कहा, थैंक यू नाथन, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता।